रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। और आज जो बायोलॉजी का टॉपिक शुरू किया हम लोग, आज उसका सेकंड क्लास है। कोशिका विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं। कोशिका विभाजन का आज दूसरा क्लास है। चलिए थोड़ा सा रिविजन कर लिया जाए पीछे वाला क्लास का। जीवद्रव्य का नामकरण किनके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। जीवद्रव्य को दो भाग में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ठीक, जीवद्रव्य में लगभग 80% तक जल ही होता है, 80% तक ठीक जल होता है। जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। पीछे बैठ के बोल रहा हूँ। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन सा है? सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका की कौन है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका तंत्र अंडे को कहा जाता है। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था? बिरचाऊ द्वारा। बिरचाऊ के द्वारा उसको सिद्ध किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम दिए थे स्लाइडेन तथा स्वान। स्लाइडेन स्वान दिए थे। आज कोशिका विभाजन के मुख्य भाग हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें पहला टॉपिक है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। पहला बात कि कोशिका भित्ति जो है केवल और केवल पादप में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाए जाते हैं। और कोशिका भित्ति के कारण ही पेड़ पौधा का आकार एक जो है एक निश्चित होता है। पेड़ पौधा के आकार किसके कारण निश्चित होता है? कोशिका भित्ति। जो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। इसी में पूछ देगा जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लकेन। पेप्टिडोग्लकेन। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लकेन का बना होता है। इसमें एक भाग होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली बस एक पतली झिल्ली होती है जो केंद्र के चारों ओर ढकी रहती है। उसे क्या कहते हैं? कोशिका के चारों ओर जो ढकी रहती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? तो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली के बीच में जो भी द्रव के संचरण करने का ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, इसी के माध्यम से होता है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से। ठीक, यह अर्धपरागम्य होता है। अर्धपरागम्य होता है। कोशिका झिल्ली पूछ दिया जाए कि किसकी बनी होती है? तो लिपिड्स। कोशिका झिल्ली लिपिड्स की बनी होती है। ठीक, लेकिन शुरू में जब खोज किया गया था तब उस समय बताया गया था कि लिपिड्स की बनी होती हैं। लेकिन जब बाद में इस सिद्धांत दिया गया था, जब कोशिका सिद्धांत, तो उसमें बताया गया था कि लिपिड्स का जो घटक है वो क्या है? तो फास्फोग्लिसराइड है। फास्फोग्लिसराइड हैं। फिर बाद में रासायनिक अनुसंधान के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि फास्फोग्लिसराइड न होकर के कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो फाइनली कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक, इसमें एक होता है तारक काय, जिसे सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है। तारक काय, सेंट्रोसोम इंग्लिश। तो तारक काय की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो बोबेरी। तारक काय की खोज बोबेरी के द्वारा किया गया था। ठीक, यह भी केवल जंतु और जंतु में ही पाया जाता है। केवल जंतु में। इससे पहले हम लोग कोशिका भित्ति भी केवल पादप में पाया जाता है, जबकि कोशिका तारक काय सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी के द्वारा किया गया था। यह केवल जंतु में ही पाया जाता है। ठीक, तारक काय के अंदर एक छोटे छोटे कण के रूप में होता है द्रव, जिसे क्या कहा जाता है? तो सेंट्रियोल्स के नाम से जाना जाता है। सेंट्रियोल्स। ठीक, तो सेंट्रियोल्स क्या करता है? तो सेंट्रियोल्स समसूत्री विभाजन में ध्रुव के रूप में काम करता है, पोल के रूप में, पोलराइजेशन के रूप में काम करता है। कौन? तो सेंट्रियोल्स, तारक काय। ठीक है। सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय के खोज किनके द्वारा किया गया था? बोबेरी के द्वारा किया गया था। यह केवल जंतु में पाया जाता है। ठीक है, जंतु में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग पहुँचे अंतः प्रद्रव्य जालिका, जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ER शॉर्ट फॉर्म, ER कहा जाता है। ठीक है, तो ER जो होता है यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः द्रव जालिका,
अंतःद्रव्य जालिका यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। यूकैरियोटिक, पीछे हम लोग पढ़े थे कि यूकैरियोटिक जो भी विकसित जीव जंतु हैं इसमें क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक। जबकि निर्माण के सबसे प्रथम चरण था उस समय प्रोकैरियोटिक था। ठीक है, इसके बाद इसमें हम पहुँचे कि इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है इसका? तो इसका मुख्य कार्य है सभी वसा तथा प्रोटीन को संचरण करने का काम करता है। संचरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होगा जो विभिन्न झिल्ली के निर्माण भी करता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण, साथ ही साथ केंद्रक झिल्ली का निर्माण जो पीछे हम लोग पढ़े हैं। केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा किया जाता है, जो अर्धप्रगम्य झिल्ली होता है। ठीक, इसमें होता है एक राइबोसोम। राइबोसोम होता है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो राइबोसोम के सर्वप्रथम किसके द्वारा पादप कोशिका में खोज किया गया था? रॉबिन्सन के द्वारा। रॉबिन्सन तथा ब्राउन, रॉबिन्सन तथा ब्राउन दो वैज्ञानिकों ने मिल करके 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में देखा था सर्वप्रथम। लेकिन ये पूछा कि जंतु कोशिका में सर्वप्रथम 1953 में ही देखा गया था, जिसका नाम किनके द्वारा? तो जी.ई. पैलाडे के द्वारा। जी.ई. पैलाडे ने सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। यहाँ क्वेश्चन आएगा कि राइबोसोम जो है उसका नामकरण किनके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट। राइबोसोम का नामकरण किनके द्वारा? रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि राइबोसोम है जो किसका बना होता है? राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोसोम, ठीक, चलो इससे पहले क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में सर्वप्रथम किनके द्वारा देखा गया? राइबोसोम को किसके द्वारा देखा गया था? जी.ई. पैलाडे। पादप कोशिका में किनके द्वारा? रॉबिन्सन के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइबोसोम है जो किसका बना होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक और मतलब, इसका मतलब यानी कि आरएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसका फुल फॉर्म क्या है? आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिल करके बना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान देता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान देता है जिससे प्रोटीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। जिसकी खोज किसके द्वारा? अल्टमैन के द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया था। 1886 में। लेकिन नामकरण उनके द्वारा नहीं किया गया था। नामकरण किनके द्वारा किया गया था? तो बेंडा के द्वारा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण किनके द्वारा किया गया था? बेंडा के द्वारा किया गया था। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका की श्वसन स्थल। कोशिका के श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसकी संख्या निश्चित नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निश्चित नहीं होता है। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य काम कहाँ? तो ऊर्जा के निर्माण करना, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका के शक्ति केंद्र। कोशिका के शक्ति केंद्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग एक टॉपिक हैं गॉल्जीकाय। जिसकी खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गॉल्जी, जो इटली के एक वैज्ञानिक थे। कैमिलो गॉल्जी जो इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गॉल्जीकाय हैं यह किसका बना होता है? तो सूक्ष्म नलिका समूहों के द्वारा मिलकर बना होता है। सूक्ष्म नलिका समूहों के द्वारा मिलकर बना होता है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य काम क्या है? तो प्रोटीन, संश्लेषित प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ को पैकिंग के रूप में पैक करना इसका काम है। गॉल्जीकाय का मुख्य काम है और पैक करके इसको आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए इसे
यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे हम लोग पीछे वाला टॉपिक था, उसमें प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है,